हाँ जी फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। हालांकि हमारे टॉपिक चल रहा था स्पर्मेटोजेनेसिस ही है, जो कि अभी तक पूरा नहीं हुआ। आज स्टार्ट करेंगे हम स्पर्मेटोजेनेसिस का नेक्स्ट पार्ट। देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर हम पढ़ रहे थे कि स्पर्म का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, यानी कि जो टू एंड सेल होती है, यानी कि जो यू हम कह सकते हैं जो कि डिप्लॉइड सेल को या डिप्लॉइड सेल एन में कन्वर्ट हो रही है, किस प्रकार से कन्वर्ट हो रही है। ये टू एन सेल थी, हमने देखा था कि ये कौन सी सेल थी, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया, यही स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी, फिर सेकेंडरी से स्पर्मेटिड, फिर स्पर्मेटिड से स्पर्म का डेवलपमेंट हो रहा था। ये चीजें हमने पिछले वीडियो में देख ली थी। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस कितने प्रकार का होता है और इसमें क्या क्या प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, देखो, अब हम देखें कि स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि डेवलपमेंट किस प्रकार से हो रहा है स्पर्म का। हम यहाँ समझ सकते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो है कि दो प्रकार का होता है। एक तो है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, या फिर इसे अपन बोल सकते हैं शुक्राणु से पूर्व की फेज। ठीक है, एक है स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है इसमें हमें तीन फेज देखने को मिलती है। एक है मल्टीपल फेज, दूसरी है ग्रोथ फेज और तीसरी है मैच्योरेशन फेज। हम ये भी समझेंगे कि मल्टीपल फेज जो था यानी कि गुणन प्रवस्था थी, इसमें क्या हो रहा था कि इसमें माइटोसिस हो रहा था। इसमें क्या हो रहा था, माइटोसिस हो रहा था। देखो, यहाँ हम समझ सकते हैं एक बार, क्योंकि वैसे भी हमने पिछले वीडियो में देख लिया था कि ये टू एन सेल थी, जो क्या थी, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, ये गोनाड सेल थी। फिर इनमें क्या हो रहा था कि मल्टीपल फेज, यानी कि बार बार क्या हो रहा था, माइटोसिस हो रहा था। यानी कि ये अपने आप को समसूत्री विभाजन द्वारा क्या कर रहे थे, मेंटेन बनाए रख रहे थे। ठीक है भाई, हमने इसका विभाजन किया, ये ठीक है, ये विभाजन हुआ। ठीक है, ये विभाजन हुआ। ठीक है, और ये सेल किसमें विभाजन हो रहा है, समसूत्री, यानी कि सबको समान है। तो हम कह सकते हैं कि ये भी क्या है, 2n है, ये भी क्या 2n है। ठीक है, तो इनमें क्या हो रहा है, समसूत्री विभाजन हो रहा है। फिर किसी एक सेल में क्या हो जाता है, डेवलपमेंट हो जाता है, यानी कि इसकी सेल की आकृति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी कि ये वाली फेज कहलाती है अपने मल्टीपल फेज, जिसमें क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है। ठीक है, माइटोसिस होकर अपने आप को मेंटेन कर बरकरार रखती है। ठीक है, फिर हम आगे इसमें देखें ग्रोथ फेज, यानी कि किसी एक सेल जो कि टेस्टोस्टेरोन या फिर जनन कोशिकाओं के माध्यम से न्यूट्रिशन प्राप्त करके सेल अपना आपका क्या आकार कर लेती है, ग्रोथ बड़ी कर लेती है। ठीक है, सिर्फ यहाँ ग्रोथ ही बड़ी हो जाती है, क्या है, तो इसे 2n है, यानी पीछे अपन कह सकते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, फिर क्या होता है यहाँ पर, म्यूसिस फर्स्ट होता है, हमने देखा मैच्योरेशन फेज, इसके बाद में ये ग्रोथ फेज हो गई। ठीक है, ये ग्रोथ फेज हो गई। फिर इसके बाद आती है मैच्योरेशन फेज, यानी कि इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा। ये हो गया अपने मियोसिस फर्स्ट, फिर हो जाएगा अपने मियोसिस सेकंड। ठीक है, ये मियोसिस फर्स्ट प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है, इसके बाद मियोसिस फर्स्ट होता है, तो इसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में बदल जाएगा। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट के बाद ये हो जाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, और फिर यहाँ पर फिर होता है मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड जिसमें क्या होगा, ये मियोसिस सेकंड तो होगा लेकिन माइटोसिस के समान होता है, यानी कि इसमें गुणसूत्र की संख्या क्या रहेगी, समान ही रहती है। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मियोसिस फर्स्ट तो एन, फिर यहाँ पर मियोसिस सेकंड तो भी एन, क्योंकि माइटोसिस प्रकार का हो रहा है। तो ये फेज, ये चीज कहलाती है स्पर्मेटिड। ठीक है, और ये स्पर्मेटिड को मेंटेन कौन रखता है, यानी कि ये स्पर्मेटिड जो होती है किस पर डिपेंडेंट होगी, स्पर्मेटिड हम देखें तो ये सर्टोली सेल पर डिपेंडेंट होती है, यानी कि खुद से खुद का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। ये कह सकते हैं हम एक तरह से सर्टोली सेल पर डिपेंडेंट रहती है। ठीक है, अब इसी चीज को हम यहाँ पर देखें, क्योंकि एनसीईआरटी की डायग्राम में
ये मेंशन किया हुआ है, इस डायग्राम को समझे। कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि स्पर्म यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो इन दोनों एक ही है ना, तो हम इसको स्पर्मेटिड कह रहे हैं और इसको स्पर्म कह रहे हैं, तो अंतर क्या है भाई? यहाँ पर भी स्पर्म है, ये लोग एक और स्पर्म बना देते हैं अपन, ठीक है ये स्पर्म है, तो सेम स्पर्म है, हमने इसको तो नाम दे दिया स्पर्म, ठीक है, और इसको नाम दिया स्पर्मेटिड, दोनों की संरचना एक है। अंतर क्या है? अब अंतर समझते ये है, ये है स्पर्मेटोगोनिया, जिसके माध्यम से क्या हो रहा है, जनन कोशिकाओं, जिसके माध्यम से क्या हो रहा है, विभाजन हो रहा है। तो किसमें बदल रही है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, मियोसिस, माइटोसिस करके, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में हो रहा है, फिर मियोसिस सेकेंड हो रहा है, इस प्रकार से ये विभाजित होती रहती है। अब बदल रही है स्पर्मेटिड वाली अवस्था, ये स्पर्मेटिड यानी कि ये जो स्पर्म है, ये बीच में आपको दिखाई दे रही है रेड कलर से जो दिखाई गई है, इसे अपन कहेंगे सर्टोली, सर्टोली कोशिका, या फिर इसका एक ही अलग से वीडियो बनाया गया है जिसमें हमें अच्छे से मेंशन किया है कि सर्टोली सेल के क्या कार्य है। सर्टोली सेल जिसे अपन नर्स सेल भी कहेंगे, सस्टेंटाकुलर सेल भी कहेंगे। देखो हम यहाँ देख सकते हैं कि डायग्राम में हमें दिखाई दे रहा है कि एक स्पर्म हमें जो कि अलग से दिखाई दे रहा है, एक स्पर्म जो कि सर्टोली सेल को टच किए हुए है। कह सकते हैं हम कि सर्टोली सेल के साइटोप्लाज्म में स्पर्म का हेड धसा रहता है। यानी कि अगर हम इस डायग्राम को बाहर की तरफ निकाल के देखें, ठीक है, इस डायग्राम को अगर हम बाहर की तरफ देखें, ये है सर्टोली सेल, यानी कि ये डायग्राम इस प्रकार से देखने को मिल रहा है, सर्टोली सेल, ठीक है, और आके इस पर इस प्रकार से कनेक्ट है, और एक स्पर्म बाहर है, तो ये तो स्पर्म कहला रहा है और ये स्पर्मेटिड कहला रहा है। अंतर क्या है? ये है स्पर्मेटिड और ये है स्पर्म। अंतर यह है कि जैसे कि हम सर्टोली सेल को यहाँ डायग्राम से और अच्छे से समझे, एक सर्टोली सेल को अपन यहाँ बनाते हैं, ये सर्टोली सेल, ठीक ठीक, सर्टोली सेल है और यही स्पर्म का हेड इसके साइटोप्लाज्म में धसा रहता है, ठीक है। अगर सर्टोली सेल के साइटोप्लाज्म में स्पर्म का हेड धसा रहता है, यानी कि यहाँ से क्या कर रहा है, कैसे ये न्यूट्रिशन प्राप्त कर रहा है, किससे? सर्टोली सेल से, ठीक है। ये अवस्था क्या कहलाती है? स्पर्मेटिड, ये कहलाएगी स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड कब कहेंगे? जब सर्टोली सेल से स्पर्म न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि अपना न्यूट्रिशन या फिर जो भी एक तरह से पोषण प्राप्त कर रहा है, वो किससे प्राप्त कर रहा है? सर्टोली सेल से, ठीक है, ये सर्टोली सेल से कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे। इसलिए अंतर यह है कि हमने इसे स्पर्मेटिड कहा और इसको स्पर्म कहा। अब जब एक मैच्योर स्पर्म अपने साइटोप्लाज्म को रिमूव करके, यानी कि इसको छोड़ के जब अनडिपेंडेंट हो जाता है, तब उसे अपन क्या बोलेंगे? स्पर्म कहेंगे। यानी कि एक मैच्योर स्पर्म को हम क्या बोलेंगे? यानी कि एक तरह से मैच्योर हो जाता है, तब क्या होगा? यहाँ से रिमूव हो जाता है और अपने साइटोप्लाज्म को रिमूव करके और एक बाहर निकल जाती है संरचना, क्या बोलेंगे? हम स्पर्म कहेंगे। हम कह सकते हैं कि सर्टोली सेल से अगर अटैचमेंट है स्पर्म का, तो यानी कि वो इसके ऊपर डिपेंडेंट है और इसके साइटोप्लाज्म से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त कर रहा है, यानी कि अपने न्यूट्रिशन प्राप्त कर रहा है, तो इस सब व्यवस्था को क्या बोलेंगे? जो कि स्पर्मेटिड है, ठीक है। अब हम एक स्पर्मेटिड के डायग्राम को समझे। हम ये चीज को समझे यहाँ पर स्पर्मेटिड को। देखो ये डायग्राम में एनसीईआरटी में मेंशन है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं कि सेम ही तो स्ट्रक्चर है, इसमें अंतर है क्या? ये भी स्पर्म और ये स्पर्मेटिड, अंतर क्या है? स्पर्मेटिड तब कहेंगे जब सर्टोली सेल के साइटोप्लाज्म में स्पर्म का हेड धसा रहता है और वहां से अपना क्या कर रहा है? न्यूट्रिशन प्राप्त करता रहता है, तो इस स्ट्रक्चर को अपन बोलेंगे स्पर्मेटिड। और जब वो एक तरह से मैच्योर हो जाता है तो साइटोप्लाज्म को रिमूव करके बाहर आता है, तब इसे अपन कहेंगे स्पर्म के, ठीक है। अब हम एक स्पर्मेटिड डायग्राम की बात करें, ठीक है, ये स्पर्मेटिड है और
इसकी टेल है छोटी सी, छोटा सा है ये, समझे इसको। ये है न्यूक्लियस, ठीक। और फिर इसके बाद यहीं पर होती है गोल्जी काइंड। इसके बाद हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं सेंट्रियोल, ठीक है। और फिर यहीं पर होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ये है गोल्जी बॉडी, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ये न्यूक्लियस हो गया, और ये है सेंट्रियोल। ये एक स्पर्मेटिड का डायग्राम होता है, ठीक है। और एक स्पर्मेटिड कैसा होगा, नॉन मोटाइल होता है। ये जो स्पर्मेटिड दिखाई दे रहा है, यानी कि हमें जो प्राप्त हुई थी शुक्राणु से पूर्व की अवस्था, वो क्या है, स्पर्मेटिड, यानी कि सर्टोरी सेल से अटैचमेंट है, तब इसका ये डायग्राम रहेगा, ठीक है। तो ये इसमें कैसा है, नॉन मोटाइल है, कैसा है, नॉन मोटाइल है, ठीक। दूसरी बात, वेट अधिक रहेगा इसमें, यानी कि अधिक भारी है, और गोल शेप में होगा, यानी कि राउंड शेप में होगा, ठीक है। और इसके अलावा इसमें जितनी भी मोटा मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी वो बिल्कुल निष्क्रिय अवस्था में होती है, यानी कि हम इनएक्टिव रहता है, कैसा है, इनएक्टिव, ठीक। ये एक स्पर्मेटिड होता है। इसके बाद जब स्पर्मेटिड से स्पर्म में कन्वर्ट होता है, जब स्पर्मेटिड से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, तब ये अवस्था कहलाती है स्पर्मियोजेनेसिस। वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।